हमारा आयुर्वेद हजारों वर्षों की परंपरा, हजारों वर्षों की तपस्या का प्रतीक है। नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को ही हल संधि भी बोलते हैं। व्यंजन वर्ण का किसी अन्य व्यंजन वर्ण के साथ अथवा स्वर के साथ मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण है, लास्ट शब्द, ये हमारा पूर्व पद है, उसका जो लास्ट शब्द है वो व्यंजन हो, और जो उत्तर पद है यानी बाद वाला शब्द, उसका जो पहला शब्द है वो स्वर हो या व्यंजन हो, तो जो पूर्व पद में परिवर्तन आएगा उसे कहेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। एग्जाम्पल के लिए जगत प्लस ईशः, तो ये पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो हमारा क्या है, व्यंजन। और जो उत्तर पद का प्रथम वर्ण है वो हमारा है स्वर। यहाँ पे व्यंजन भी हो सकता है, तो इनके मेल के कारण जो इसमें परिवर्तन आएगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। तो इसके मेल के कारण यानी उत्तर पद में व्यंजन या स्वर है और पूर्व पद में व्यंजन है, तो इसके कारण यहाँ पे जो पूर्व पद है उसका अंतिम वर्ण है उसको द कर दिया जाएगा, और जो शब्द बनेगा वो जगदीशा बनेगा। संधियों के ये निम्न प्रकार हैं और इनमें यूज होने वाले जो सूत्र हैं, जो मुख्य सूत्र हैं, वो आगे दे रखे हैं। सबसे पहले हमारी आती है श्चुत्व संधि। सूत्र है स्तोहो इश्चुनाम इश्चुहु। अगर पूर्व पद में सकार और तवर्ग है और उसके बाद वाला जो पद है यानी उत्तर पद की स्टार्टिंग में शकार और चवर्ग के शब्द दे रखे हैं, तो आदेश क्या होगा, शकार और चवर्ग। अर्थात अगर पूर्व पद के स्टार्टिंग में स दे रखा है और बाद में ये सारे वर्ण दे रखे हैं, शकार और चवर्ग के वर्ण दे रखे हैं, तो आदेश क्या हो जाएगा, श का च, त का च, थ का छ, द का ज, ध का झ और न का य। एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है रामस प्लस शेते। तो ये पूर्व पद के अंत में स आ रहा है और उत्तर पद के आदि में यानी पहला वर्ण है श, तो हमारी श्चुत्व संधि की शर्त घट रही है। श्चुत्व संधि की शर्त क्या है कि पूर्व पद के अंत में सकार और तवर्ग हो और उत्तर पद के आदि में शकार और चवर्ग हो, तो हमारी शर्त घट रही है। इसके कारण श को क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा श। तो हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा रामस शेते। इसी तरह से और एग्जाम्पल्स देखेंगे। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है शत्रुन प्लस जयति। पूर्व पद के अंत में न आ रहा है और उत्तर पद के आदि में ज आ रहा है, तो न को क्या आदेश हो जाएगा, क्या दे रखा था, न को य आदेश हो जाएगा। तो न की जगह हम क्या कर देंगे, य, तो क्या बनेगा, न की जगह करेंगे य, शब्द बनेगा हमारा शत्रुन जयति। दूसरी संधि हमारी इष्टुत्व संधि। सूत्र है इष्टुनः इष्टुः। तो यहीं से क्लियर हो रहा है श और ट, अर्थात पूर्व पद के अंतिम वर्ण में अगर शकार और तवर्ग हो और उत्तर पद के आदि में शकार और टवर्ग हो तो शकार और टवर्ग आदेश होगा। सिंपल है। इष्टुत्व संधि में ट का श, त का ट, थ का ठ, द का ड, ध का ठ और न का ण, ये आदेश क्रमशः होंगे। एग्जाम्पल है रामस प्लस टीकते। तो इसमें क्या होगा, रामस के एंड में सकार आ रहा है और उत्तर पद की स्टार्टिंग में ट अर्थात ट वर्ग का वर्ण आ रहा है, तो हमारी इष्टुत्व संधि की शर्त घट रही है कि उत्तर पद के अंत में उत्तर पद के आदि में शकार और टवर्ग हो और पूर्व पद के अंत में सकार और तवर्ग हो, स को श आदेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा रामश टीकते। इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों के पूर्व पद का अंतिम वर्ण सकार और तवर्ग होगा, इष्टुत्व संधि का भी और
इष्टुत्व संधि का भी। बस अंतर ये है कि उत्तर पद में ये इष्टु है तो शकार और टवर्ग, और वो इष्टुत्व संधि है तो शकार और चवर्ग। श और च, तो यहाँ पे भी श च आ गए। इष्टुत्व संधि है तो शकार और टवर्ग। नेक्स्ट है जशत्व संधि। सूत्र है झलाम जशोअंते, अर्थात पद के अंत में, अर्थात पूर्व पद के अंत में झल हो तो उन्हें जश आदेश होगा। झल में च, प, क, ट, त पांचों वर्ग आएंगे, केवल उनके अनुनासिक वर्ण नहीं आएंगे। इसके अलावा स, श और ह वर्ण आएंगे। इन्हीं वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। जैसे पहला है च, छ, ज, झ, श, इन पांचों को इनका तीसरा वर्ग ज आदेश होगा। प, फ, ब, भ, स को भी ब आदेश होगा। बाकी प, फ, ब, भ, प वर्ग का जो तीसरा वर्ण है वो भी वो आदेश होगा पूर्व पद ये होने पर। इसी तरह से क वर्ग का तीसरा वर्ण ग है तो ग आदेश होगा क वर्ग को और ह को। इस तरह से ट वर्ग को और श को ड आदेश होगा उनका तीसरा वर्ण। उसी तरह से त, थ, द, ध, त वर्ग का तीसरा वर्ण है द, तो आदेश हो जाएगा द। बस इसमें एक चीज़ याद रखनी है, झल में सारे के सारे हमारे पांचों वर्ग आ रहे हैं। क, च, ट, त, प पर किसी का भी अनुनासिक वर्ण नहीं आएगा। इसके अलावा स, श, स और ह ये चार वर्ण और आएंगे। आदेश क्या होगा? जश, यानी जब गढ़ दश। एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है वाक प्लस दानम। तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण क्या है? क। आदेश क्या होगा? इसी वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी क, ख, ग। तीसरा वर्ण है क वर्ग का ग, तो क्या बनेगा? क को हो जाएगा ग आदेश, बनेगा हमारा वाग्दानम। अब बात करते हैं हम चर्तु संधि की। तो चर्तु संधि का सूत्र है खरीच। पूर्व पद अंतिम वर्ण झल होगा और उत्तर पद यानी आदि वर्ण खर होगा। खर अर्थात प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण प्लस श, श और स। आदेश क्या हो जाएगा? चर, अर्थात यानी उसी वर्ग का प्रथम वर्ण। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा जो पूर्व पद है उसके अंत में झल है यानी द। जो हमारा उत्तर पद है उसके आदि में क्या है? खर प्रत्याहार, अर्थात सभी वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण और स, श, स में से है। तो क है यानी क वर्ग का प्रथम वर्ण। ये हमारे पास क्या है? द, यानी झल में से द आ रहा है। तो आदेश क्या होगा? शर्त क्या है हमारी चर्तु संधि की? कि उत्तर पद का प्रथम वर्ण खर प्रत्याहार और पूर्व पद का अंतिम वर्ण झल प्रत्याहार में से हो, तो अंतिम वर्ण को चर आदेश हो जाएगा, अर्थात उसी वर्ग का प्रथम वर्ण। तो द आ रहा है हमारा त वर्ग में से, और त वर्ग का प्रथम वर्ण है त, तो द को क्या आदेश हो जाएगा? त। तो हमारे पास क्या बनेगा? चमत प्लस कार, चमत प्लस कारः बन जाएगा चमत्कारः।